सोचो एटम्स छोटे छोटे डांसर्स हैं जो हमेशा एक अद्भुत एनर्जी डांस में लगे रहते हैं। ये डांस एक अनोखी लय में चलता है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करता है। हर एक की अपनी अलग एनर्जी है। कुछ एटम्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जबकि कुछ के पास कम। ये एनर्जी उनके डांस को और भी दिलचस्प बनाती है। कभी कभी वो अपने डांस पार्टनर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को खो देते हैं या पा लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उनके डांस मूव्स को बदल देते हैं जिससे उनकी एनर्जी भी बदल जाती है। इस पार्टनर एक्सचेंज में एनर्जी का लेन देन होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है और जब इलेक्ट्रॉन पाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे डांस कंपटीशन में कुछ एटम्स अपने पार्टनर्स को कस के पकड़े रहते हैं ताकि उनकी एनर्जी स्थिर रहे। ये एटम्स बहुत मजबूत होते हैं और आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ते, तो कुछ आसानी से छोड़ देते हैं। ये एटम्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी एनर्जी को बदलने में माहिर होते हैं। इसी एनर्जी एक्सचेंज को हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इस एक्साइटिंग सफर में एक्सप्लोर करेंगे। ये प्रक्रियाएं हमें बताती हैं कि एटम्स कैसे अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं। ये एनर्जी प्ले केमिस्ट्री का बेसिक है। ये हमें समझने में मदद करता है कि एटम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ये तय करता है कि एटम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया की संरचना को निर्धारित करते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देते हैं। एटम्स के ये इंटरैक्शंस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे वो पदार्थ की संरचना हो या ऊर्जा का प्रवाह। तो अपने डांसिंग शूज पहनो और तैयार हो जाओ इस अद्भुत एनर्जी डांस को समझने के लिए। ये एक रोमांचक यात्रा है जो हमें एटम्स की दुनिया में ले जाएगी। और चलो डाइव करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स की मजेदार दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एटम्स की एनर्जी और उनके डांस मूव्स पीरियोडिक टेबल में व्यवस्थित होते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी है कि एटम्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे चारों ओर हो रही है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। हर बार जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का ये लेन देन होता है। इस एटॉमिक ड्रामा में दो की प्लेयर्स हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों कंसेप्ट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। ये कॉन्सेप्ट्स सुनने में थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन ये बस इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में शामिल एनर्जी को मापने के तरीके हैं। जब हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐसे समझो जैसे किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मेहनत लगती है। ये एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन कितनी मजबूती से एटम के न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। जितना ज्यादा टाइटली बाउंड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डांसर को डांस फ्लोर पर अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए मनाना। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी चेंज है जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये एनर्जी चेंज इस बात पर निर्भर करता है कि एटम कितना ईगर है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे किसी डांसर को नया पार्टनर मिलना। अगर एटम बहुत ईगर है तो एनर्जी रिलीज होती है और अगर नहीं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये दोनों प्रोसेसेस हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों कुछ रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं जबकि कुछ नहीं। आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है। सोचो कि आप किसी से उसकी कोई कीमती चीज छीनने की कोशिश कर रहे हो। वो चीज उसके लिए जितनी ज्यादा कीमती होगी उसे छीनना उतना ही मुश्किल होगा। इसी तरह जिन एटम्स की अपने इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़ मजबूत होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। इसके विपरीत जिन एटम्स की पकड़ कमजोर होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कोई रैंडम चीज नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल पर एक पैटर्न को फॉलो करती है। आमतौर पर जैसे जैसे आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाते हैं ये बढ़ाती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटता जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। वहीं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी आमतौर पर घटती जाती है।
ऐसा इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, जिससे आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। सेक्शन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए। लिथियम, जो पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में होता है, उसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर उसकी पकड़ कमजोर होती है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। दूसरी तरफ फ्लोरीन, जो सबसे राइट में होता है, उसका एटॉमिक रेडियस छोटा होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। Section 6 Electron gain enthalpy, the attraction game. This is a fascinating concept in chemistry that helps us understand how atoms interact with electrons. Electron gain enthalpy वो एनर्जी चेंज है जो तब होता है जब कोई न्यूट्रल एटम गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक नेगेटिव आयन बनाता है। ये प्रक्रिया एटम के बिहेवियर और उसकी एनर्जी डायनामिक्स को समझने में मदद करती है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई एटम कितनी खुशी से एक नए इलेक्ट्रॉन का स्वागत करता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यह एक तरह से अपनी फैमिली में एक नए मेंबर को जोड़ने जैसा होता है। कुछ एटम्स, जैसे जिनकी आउटर शेल्स लगभग पूरी भरी होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी रिलीज करते हैं। यह एनर्जी रिलीज एक संकेत है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज की है, जो उसे और भी स्टेबल बनाता है। बाकी एटम्स, जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, वो इतने वेलकमिंग नहीं होते और उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, जो उसे कम स्टेबल बनाता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें एटम्स के बिहेवियर और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सेक्शन 7 ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पीरियोडिक टेबल पर ट्रेंड्स शो करती है। आमतौर पर जैसे जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज घटता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। किसी ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आमतौर पर कम नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। Section 8 Examples of electron gain enthalpy, the case of chlorine and fluorine. चलो क्लोरीन यानी Cl और फ्लोरीन यानी F को कंपेयर करते हैं इस ट्रेंड को समझने के लिए। दोनों ही हैलोजेंस हैं, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ फ्लोरीन के मुकाबले कम अट्रैक्ट होता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम नेगेटिव होती है। Section 9 Summary Unveiling the Secrets of Periodic Trends. हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मजेदार दुनिया का सफर तय किया है और समझा है कि ये कैसे किसी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की इच्छा को कंट्रोल करते हैं। याद रखो, आयोनाइजेशन एनर्जी किसी पीरियड में बढ़ती है और किसी ग्रुप में घटती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आमतौर पर किसी पीरियड में ज्यादा नेगेटिव होती जाती है और किसी ग्रुप में कम नेगेटिव होती जाती है। ये ट्रेंड्स केमिकल बॉन्डिंग और एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 10 कमिंग अप नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। पीरियोडिक ट्रेंड्स की हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती। हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, किसी एटम की केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। हम मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की दुनिया में भी जाएंगे और जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती हैं। सेक्शन 11 कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो अपनी जिज्ञासा को बनाए रखो और सोचते रहो। केमिस्ट्री की दुनिया अजूबों से भरी है जो आपकी खोज का इंतजार कर रहे हैं।
अगली बार तक सीखते रहो।